चलिए गुड मॉर्निंग। तो लेक्चर 22 स्टार्ट करते हैं आरसीसी का। अभी तक हम लोगों ने वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया था और लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन में हमने पूरा स्ट्रेस एनालिसिस आज करेंगे। स्ट्रेन एनालिसिस हमने कल कर लिया था जिसके बेसिस पे हमने एक्सियल लिमिटिंग निकाला था पिछले लेक्चर 21 के अंदर। तो आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 22। ठीक है, तो लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन में हमने एनालिसिस करी थी स्ट्रेन की। तो जहाँ से हमने एनालिसिस ऑफ स्ट्रेन के बेसिस पे हमने देखा था कि एक्सियल लिमिटिंग का जो फॉर्मूला बन के आता है वो निकल के आता है K इंटू डी। यस, तो K जो फैक्टर था हमारा वो फैक्टर था 700 अपॉन 0.87 F बाय प्लस 1100। दिस इज द K फैक्टर एंड तो एक्सियल लिमिटिंग को मैं बोल देता हूँ K इंटू डी। नाउ फॉर अ पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ स्टील, ये डिपेंड किस पर करता है, ग्रेड ऑफ स्टील पे। लाइक ग्रेड ऑफ स्टील Fe250, Fe415 एंड Fe500। जनरल हम 3 ग्रेड ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट के लेके देख रहे हैं। तो Fe250 की अगर वैल्यू Fy की वैल्यू में 250 पुट करेंगे अगर हम, तो K की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 0.53। तो एक्सियल लिमिटिंग मेरा बन जाएगा 0.53 हो गया K इंटू व्हाट G। सेम विद 0.48 D, सेम विद 0.46 D। तो दिस हैज बीन डिस्कस्ड इन आवर लेक्चर नंबर 21। ठीक है, अब आज हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस डायग्राम। ये स्ट्रेन डायग्राम का डिस्कशन से एक्सियल लिमिटिंग मिल जाता है। अब स्ट्रेस डायग्राम को डिस्कस करेंगे तो वहाँ से हमारे टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स मिल जाएंगे कि टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स कितने होते हैं, C1 और C2। कॉम्प्रेसिव फोर्स 1 प्लस कॉम्प्रेसिव फोर्स 2 को मिला के टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स जो हमने देखा था कल कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं हम लोग XU। तो अल्टीमेट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो निकालते हैं हम एक्चुअल डेप्थ, सेकंड पैरामीटर है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जिसको मैं डिनोट करता हूँ XU से इन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन। ये हम फाउंड कैसे करते हैं, बाय इक्वेटिंग टोटल फोर्स ऑफ कंप्रेशन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ टेंशन। दोनों फोर्स को बराबर कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो फोर्स, टोटल फोर्स ऑफ कंप्रेशन, इसको मैं डराइव करना चाह रहा हूँ कि जो टोटल फोर्स ऑफ कंप्रेशन है हमारा, कंप्रेशन फोर्स, वो हमारा कंप्राइज हो रहा है C1 प्लस उसकी लिवर आर्म Y1 से, मतलब या तो C1 प्लस C2 से। दो टोटल फोर्स आएंगे, उसको हमारे को जोड़ेंगे तो हमारे को जो फोर्स मिलेगा हमें याद कर रखना है 0.36 FC के D इंटू XU। ये टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स मेरा निकल के आता है। ये कब निकल के आएगा, जब मैं C1 को ऐड करूंगा और C2 को ऐड करूंगा, तो ये मेरा मिलेगा 0.36 FC के D इंटू XU। ये स्ट्रेस डायग्राम से, किससे, स्ट्रेस डायग्राम से डराइव होता है। किससे होता है, स्ट्रेस डायग्राम से, नॉट स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस डायग्राम। स्ट्रेस डायग्राम लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन में, रीइंफोर्स कंक्रीट डिजाइन में जब भी हम स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं आरसीसी का, तो वो हमारा होता है पार्टली रेक्टेंगुलर और पार्टली पैराबोलिक। तो जो हमारा स्ट्रेस डायग्राम अगर मैं किसी बीम का बनाता हूँ, क्रॉस सेक्शन की बीम का, ये आपका क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। दिस इज योर क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील पुट है, ये आपका है विड्थ ऑफ द सेक्शन, यहाँ पे आपका इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द सेक्शन। ठीक है, ये है आपका क्या, XU, अल्टीमेट डेप्थ और एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो मैं अगर इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाता हूँ, स्ट्रेन डायग्राम तो लीनियर ही आता है हमेशा, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। स्ट्रेस डायग्राम मेरा जो आता है टेंशन साइड में, तो टेंसाइल फोर्स होगा यहाँ पे आपका कॉम्प्रेसिव फोर्स होगा। तो ये होता है रेक्टेंगुलर, पार्टली पैराबोलिक। ऊपर जो कॉम्प्रेशन साइड में कैसा बनता है डायग्राम, पार्टली रेक्टेंगुलर, तो यहाँ तक बन गया रेक्टेंगुलर, और ये पार्टली पैराबोलिक। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि स्ट्रेस डायग्राम फॉर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट डिजाइन एंड लिमिट स्टेट मेथड ये कैसा बनता है, पार्टली रेक्टेंगुलर और पार्टली पैराबोलिक। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखा था टेंसाइल फोर्स निकाल लिया था 0.87 टाइम्स ऑफ Fy स्ट्रेसेस। ये स्ट्रेसेस की वैल्यू ये आती है 0.87 टाइम्स ऑफ Fy। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील थी, यहाँ पे स्टील लिखते हैं हम यहाँ पे हमारा क्या होता है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, दैट इज योर 0.45 टाइम्स ऑफ FC के। यही आएगा स्ट्रेसेस। दिस इज योर स्ट्रेस डायग्राम। व्हाट इज दिस, दिस इज योर स्ट्रेस डायग्राम।
स्ट्रेन डायग्राम भी अगर मैं बना दूं तो सिंपल आपको स्ट्रेन डायग्राम पता ही है, दिस इज योर स्ट्रेन डायग्राम, दिस वैल्यू इज 0.002 प्लस 0.87 Fy अपॉन ES. At the time of failure the maximum strain value is this and it should not be less than this factor. ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेशन फाइबर में कितना होता है, आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर में मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू 0.0035 और इस लेवल पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यू कितनी आती है 0.002. ठीक है, यहाँ पे आपकी आती है 0.002. तो स्ट्रेस डायग्राम आपने देखा 0.45 SC के, और यहाँ पे एक मेरा कॉम्प्रेसिव फोर्स एक्ट करेगा C1, यहाँ पे एक मेरा कॉम्प्रेसिव फोर्स एक्ट करेगा C2. ठीक है, अब इसका टोटल का पैराबोलिक का, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है तो इसका कॉम्प्रेसिव फोर्स अलग होगा, पैराबोलिक का कॉम्प्रेसिव फोर्स अलग होगा, है ना. पहले तो हमारे कैसा बनता था, सिंपल बनता था तो एक ही कॉम्प्रेसिव फोर्स आ रहा था. अब यहाँ पे रेक्टेंगुलर की वजह से कॉम्प्रेसिव फोर्स C1 और कॉम्प्रेसिव फोर्स C2. अब मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना पड़ेगा टोटल का. तो y बार निकालूंगा मैं एक तरीके से, y बार निकालूंगा, वो क्या मिल जाएगा C1 y1 प्लस C2 y2 अपॉन C1 प्लस C2. तो ये जो वैल्यू होगी मेरी, ये y बार होगा, वो यहाँ से लेके यहाँ तक इन दोनों के कहीं बीच में y बार आ रहा होगा. तो पहले मुझे C1 निकालना पड़ेगा और एक बार मुझे y1 निकालना पड़ेगा. इसका y1 क्या हो जाएगा, ये दिस इज योर y1, और C2 के लिए दिस इज योर y2 यहाँ तक. तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, C1 निकालना पड़ेगा y1, C2 y2, इसमें y बार निकालूंगा तब जाके मुझे इस पूरे रिजल्टेंट का क्या मिलेगा, y बार. समझ में आ रहा है, ये मुझे मिलेगा क्या, यहाँ पे कहीं ना कहीं मिलेगा y बार. क्लियर है. तो जो y बार की वैल्यू होगी और जो टोटल फिर ये C1 और C2 मिला के मैंने बताया था कॉम्प्रेसिव फोर्स बनता है 0.36 FC के बीट, तो यहाँ पे वो टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स इस y बार पे एक्ट कर जाएगा. क्लियर. ठीक है, तो ये टोटल जो y बार मिलेगा, क्यों हमने C1 C2 में बनाया, क्योंकि रेक्टेंगुलर भी है उसमें, पैराबोलिक भी है. तो रेक्टेंगुलर की CG अलग होगी, पैराबोलिक का CG अलग होगा, दोनों की CG मिला के टोटल CG निकालेंगे ऊपर से तो y बार मिलेगी, और वो CG जो होगी एक्ट करेगी टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स को, जो कि इसके बराबर होगी. और ये मैं बताऊं y बार की वैल्यू कितनी आती है जनरल, क्योंकि आपके एकेटिव एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं आएगा. y बार की वैल्यू जो आती है 0.416 आती है. तो 0.416 को हम राउंड ऑफ कर देंगे 0.416 टाइम्स ऑफ XU आती है, तो दिस इज राउंड ऑफ टू बी 0.42 XU. तो ये जो y बार की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, तो मतलब ये जो कॉम्प्रेसिव फोर्स है, दिस कॉम्प्रेसिव फोर्स कहाँ पे एक्ट करेगा, एट अ y बार ऑफ 0.42 XU फ्रॉम टॉप. तो इसका डायग्राम मैं बना दूं एक बार अलग से. मैक्सिमम फिक्स है या फिर हमेशा ये रहेगी, दिस इज फिक्स्ड. भाई मैंने तो एनालिसिस प्योर बीम की कर रहा हूँ ना, इसमें ना मैंने कोई लोड लगाया ना मैंने कुछ करा है. बीम तो ऐसी होगी, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का स्ट्रेस डायग्राम ऐसे बनेगा. ये सब डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है 0.45 FC की, डिजाइन स्ट्रेस ऑफ स्टील 0.87 Fy. दिस कंप्रेसिव फोर्स C1 यहीं पे एक्ट करेगा, ये C2 यहीं पे एक्ट करेगा. XU वेरी करेगा, हां XU तो वेरी करेगा, XU वो तो बात की बात है, पर पहले तो हमारे को कंप्रेसिव फोर्स निकालना है. इस रेक्टेंगुलर और पैराबोलिक का टोटल कंप्रेसिव फोर्स कितना होता है मुझे पता नहीं ना, मैग्नीट्यूड कितना होता है. तो ये डराइव करूंगा मैं इस फॉर्मूले से, और इसका मैं C1 C2 निकालने के लिए इन दोनों पैरामीटर की हेल्प लूंगा. कैसे लूंगा, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है. ठीक है, तो ये जो आपका देखेंगे AB अपॉन BC, तो 0.0035 अपॉन 0.002, इसका ये रेशियो देख लेंगे कितना हो जाएगा. 4/7 ऑफ XU आता है एक पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट आ जाता है 4/7 ऑफ XU. एक ये पार्ट आ जाता है यहाँ से 3/7 ऑफ XU. ठीक है, तो ये 4/7 ऑफ XU आ गया, ये 3/7 ऑफ XU आ गया. क्लियर है. तो ये पता पड़ गया, ये पता पड़ गया, तो आप एक के टर्म में निकाल लेंगे तो मिल जाएगा. ठीक है, तो वहां पे अभी हम इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे, नोट्स में आपको शेयर कर दूंगा, वहां से आपको मिल जाएगा. क्लियर है, यस और नो. ठीक है ना. अब यहाँ तक ये पार्ट हो गया. उसके बाद मैंने बोला तो टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स C1 की वैल्यू आपकी आती है 0.192 B इंटू XU, B इंटू FCK इंटू XU. कितना आता है 0.192 B इंटू XU इंटू FCK. तो C1 की जो वैल्यू डाला है वो क्या आती है, चलो आप देख लो. रेशियो BC अपॉन AC का कितना है, रेशियो जो है आपका
BC अपॉन AC का रेशियो कितना है? BC की वैल्यू कितनी है? BC वाला 0.002 हाँ 0.002 डिवाइडेड बाय 0.0035। ये फैक्टर कितना आया बताओ? ये फैक्टर कितना आया बताइए? 4/7 0.002 डिवाइडेड बाय 0.0035 इज 4/7। तो BC की वैल्यू कितनी हो गई? BC की वैल्यू कितनी हो गई? 4/7 ऑफ AC। हाँ तो देयरफॉर BC इज इक्वल टू कितना हो गया? 4/7 ऑफ AC। AC क्या है? XU। A से लेके C तक XU है। तो ये क्या हो जाएगा? 4/7 ऑफ XU। क्या हो गया? BC। तो मैंने ये फैक्टर लिखा है, देखो BC की 4/7 ऑफ XU लिखा है। यस और नो? सेम वे AC का कितना आ जाएगा? 3/7 ऑफ XU। तो BC आपका आ गया 4/7 ऑफ व्हाट? XU। क्लियर है? 4/7 ऑफ XU आ गया। तो AB कितना हो जाएगा हमारा? AB हो जाएगा 3/7 ऑफ XU। क्लियर है? टोटल को ऐड करो 1 हो रहा है। टोटल को ऐड करो 4/7 प्लस 3/7 ऑफ XU 1 हो रहा है ना? तो टोटल शुड बी 1। तो 1 हो रहा है, तो एक पार्ट निकल गया, दूसरा 1 में से माइनस कर दिया तो निकल गया। ठीक है? BC C1 होगा और BC C2 होगा। हाँ, BC वाले को मैंने C2 लिखा है। ये रेक्टेंगुलर वाले का पैराबोलिक वाले का बनाया नीचे वाला पोर्शन, हाँ। और ये जो बनाया है ये AB AB के लिए बनाया है। C1। ठीक है? क्लियर है? तो BC हो गया, तो AB कितना हो गया? देयरफॉर AB इज इक्वल टू व्हाट? 3/7 ऑफ XU। ठीक है? क्लियर? नाउ कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है? विड्थ इनटू एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम। ठीक है? जो कंप्रेसिव फोर्स क्या होगा? कंप्रेसिव फोर्स अगर मुझे लिखना है और निकालना है, फोर्स विड्थ होगा, विड्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन B, यही होगा ना B, विड्थ इनटू एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम। स्ट्रेस डायग्राम हमने बना लिया है, उसका एरिया, दोनों का एरिया लिखेंगे हम। विड्थ तो कितनी है? B। विड्थ कितनी होगी क्रॉस सेक्शन की? B। विड्थ तो B है ना, इनटू एरिया, एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम। स्ट्रेस डायग्राम का एरिया, मतलब एरिया बोले तो ये वाला जो एरिया, ये टोटल दोनों फोर्सेस आ रहे हैं इसके अंदर। एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम, तो ऊपर वाला पार्ट कितना है? यहाँ से लेके यहाँ तक 3/7 ऑफ XU इनटू इसकी विड्थ कितनी है? 0.45 FC के। तो ये तो रेक्टेंगुलर एरिया है ये वाला, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाता है? विड्थ इनटू हाइट 0.45 FC के इनटू 3/7 ऑफ XU। ठीक है? तो 0.45 FC के इंटू 3/7 ऑफ XU प्लस नीचे वाले का पार्ट लोगे, नीचे वाले का पैराबोलिक का एरिया क्या होता है? 2/3 B इंटू H। 2/3 B कितना है? 0.45 FC के इंटू H कितना है? 4/7 ऑफ XU। यस और नो? यस और नो? क्लियर है? तो 3/7 ऑफ XU हो गया इंटू 0.45 FC के। C1 फोर्स पहले C1 के लिए कैलकुलेट कर लो। चलो C1 के लिए फोर्स कैलकुलेट कर दिया, 0.45 FC के इंटू 3/7 ऑफ XU। ठीक है? तो टोटल इसको कंप्रेसिव फोर्स C1 को निकाल दो। चलो एक काम करो, यहाँ पे ये जो लिखा है ना आपने, ये तो टोटल ही हो गई। आप पहले कंप्रेसिव फोर्स C1 का ही लिख लीजिए। C1 का कैलकुलेशन करना है। हाँ जी, C1 क्या हो जाएगा आपका? वेट इंटू 0.45 FC के इंटू 3/7 ऑफ XU। सही है ना? टोटल अभी कंप्रेसिव फोर्स 1 की बात कर रहा हूँ, ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ। क्लियर? ऊपर वाले का क्या होगा? विड्थ इनटू एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम। एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम देखो ना, ये दिस पोर्शन, एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम मतलब रेक्टेंगुलर पोर्शन। इस रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया कितना होगा? 0.45 FC का मल्टीप्लाई बाय दिस डिस्टेंस y1, ये y1 3/7 ऑफ XU। ठीक है? क्लियर है ना? 0.192 तो into FC के ये कितना आ गया? 0.192 FC के XU। B भी तो आएगा 0.192 B इंटू FC के इंटू XU। तो ये आपका C1 हो गया फोर्स। सेम काम करिए C2 के लिए, सेम काम करिए C2 के लिए, कंप्रेसिव फोर्स 2 के लिए। कंप्रेसिव फोर्स 2 क्या हो जाएगा आपका बताइए? विड्थ, सेम विड्थ इनटू एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम। तो एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम कितना है? पैराबोलिक एरिया है, पैराबोलिक का एरिया कितना होता है? 2/3 B इंटू H, 2/3 B इंटू H। तो 2/3 B, विड्थ कितना है आपका? 0.45 FC के
इंटू एच, हाइट कितनी है 4/7 ऑफ एक्स यू, यस और नो? सर अरे दिस इज द हाइट ना, सर तो कंप्रेसिव फोर्स C2 बताइए। जीरो पॉइंट वन सेवन 0.171 बी 0.171 B इंटू एफ सी के इंटू एक्स एक्स यू, ठीक है, ये हो गया आपका C2 फोर्स। सर नाउ दोनों को ऐड कर दो, B इंटू एफ सी के इंटू सी यू कॉमन हो गया, B इंटू एफ सी के इंटू सी यू कॉमन हो गया, 0.192 प्लस 0.171 कितना होता है 0.36 आ रहा होगा, हाँ कितना आ रहा है? 0.3 तो देयरफॉर टोटल कंप्रेसिव फोर्स C1 प्लस C2 कितना हो जाएगा 0.36 FC के B इंटू XU, यस और नो? भाई यही टोटल कंप्रेसिव फोर्स हमेशा दिमाग में रखना है लिमिट स्टेट मेथड डिजाइन के लिए। हमेशा डायग्राम, स्ट्रेच डायग्राम कैसा बनता है, पार्टली रेक्टेंगुलर पार्टली पैराबोलिक, ठीक है। तो जो फाइनल डर है वो कि कितना आया 0.36 FC के B इंटू XU, ये कैसे निकला आपने देख लिया, ठीक है। एरिया इंटू स्ट्रेस डायग्राम का विड्थ इंटू एरिया ऑफ स्ट्रेच डायग्राम, क्लियर है, ठीक है। Y2 निकाल सकते हैं, Y2 निकाल सकते हैं, Y2 निकाल सकते हैं। सर तो Y2 कैसे निकलेगा, ये तो 3/7 ऑफ XU, तो यहाँ से निकालना है, तो 3/7 ऑफ XU तो आएगा ही आएगा, प्लस रेक्टेंगुलर का इस वाले पैराबोलिक का एरिया कितना होता है वैसा वाला एरिया 3/8 B इंटू एच, इस तरह का 3/8 B इंटू, हमने स्ट्रक्चर एनालिसिस में देखा थे CG और बहुत सारे डायग्राम देखे थे, तो 3/8 B इंटू एच, तो लिखिए जरा इसको Y2 अगर आपको निकालना है, Y2 इज इक्वल टू व्हाट, ऊपर से लेके निकालेंगे तो 3/7 ऑफ XU तो ऐड होगा ही, प्लस इसका एरिया इज 3/8 B इंटू एच। Y2 CG निकालने के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे एक्ट करेगा, नॉट एरिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे एक्ट करेगा 3/8 B इंटू एच पे, तो 3/8 B कितना होगा 0.45 FC के इंटू एच कितना होगा 4/7 ऑफ XU, Y2 मिल जाएगा, यस और नो? सर Y2 मिल जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर है। ये कितना आ गया, Y2 को सॉल्व कर लो, 9/14 ऑफ XU आ जाएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करके लिख देता हूँ, ये कितना आ गया 9/14 ऑफ XU, ठीक है। इज इट क्लियर? ये डराइव होके मैं करवा रहा हूँ फॉर योर नॉलेज, फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज, अदरवाइज मैं आपको ये भी रिमेंबर करा सकता था कि कंप्रेसिव फोर्स कितना होता है 0.36 FC के B इंटू XU, एक्ट कितने पे करता है y बार इज इक्वल टू 0.42 टाइम्स ऑफ XU, क्लियर है। जब डायग्राम हम बनाएंगे ना, फाइनल जब स्ट्रेच डायग्राम बनाएंगे ऐसा वाला, तो इसमें हम C1 C2 Y1 Y2 नहीं दिखाएंगे बार बार, हम डायरेक्टली कंप्रेसिव फोर्स ये वाला रेड वाला C दिखाएंगे और 0.42 टाइम्स ऑफ XU पे एक्ट करेगा, सिंपल, समझ में आ रहा है? ये तो मैं डराइव करा रहा हूँ आपको, क्लियर है ना। तो Y2 की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी 0.643 टाइम्स ऑफ XU, इसको हम बोल सकते हैं 0.643 टाइम्स ऑफ XU, क्लियर, यस और नो? इज इट क्लियर? तो ये मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ इसको, Y2 की वैल्यू आ गई थी, ये भी डाल, ठीक है ना, ये भी डाल, ठीक है। नाउ टोटल कंप्रेसिव फोर्स क्या होगा आपका C1 प्लस C2, तो 0.192 प्लस 0.174, ये मैंने निकाल दिया, टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकल गया हमारा, क्लियर है। नाउ y बार क्या हो जाएगा, मैंने जो लिखवाया था ऊपर y बार, C1 निकाल चुके हैं, y1 पता है, प्लस C2 पता है, y2 पता है, अपॉन C1 प्लस C2, C1 y1 निकाल सकते हैं, C1 निकाल चुके हैं 0.192 B इंटू XU इंटू FC के, y1 पता है उसका, y1 कितना है, y1 निकाल लोगे, सिंपल रेक्टेंगुलर ही ऊपर, ऊपर तो रेक्टेंगुलर ही है ना, आधा हो जाएगा, तो ये टोटल जब फॉर्मूला निकालोगे तो y बार इक्वल टू आ जाएगा 0.416 टाइम्स ऑफ XU। 0.416 को मैं क्या राउंड ऑफ लिखता हूँ 0.42 टाइम्स ऑफ
एक्स यू, तो वाई बार। अब देखिए यहाँ पे आपका स्ट्रेस डायग्राम से एनालिसिस आपका खत्म हो गया। टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स आपने जो निकाला C1 + C2 वो आपने कंप्राइज कर दिया C पे। दिस फोर्स हैज टू बी रिटन इन आवर डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू। टोटल कॉम्प, ये तो मैंने अभी आपको समझाया क्योंकि स्ट्रेस डायग्राम कैसा होता है इसका, पार्टली रेक्टेंगुलर और पैराबोलिक। तो रेक्टेंगुलर का कॉम्प्रेसिव फोर्स उसकी CG, पैराबोलिक का कॉम्प्रेसिव फोर्स उसकी CG y2। इस स्ट्रेन डायग्राम की हेल्प ली थी हमने। स्ट्रेन डायग्राम से हमारे को 4/7 ऑफ XU कैसे निकला, 3/7 ऑफ XU कैसे निकला, ये हमने डिराइव किया। देन उसके बाद हमने y बार निकाल दिया। ये टोटल इन दोनों का समेशन होगा C1, क्योंकि देखो एक तरह का डायग्राम होता तो एक ही CG निकल जाती है। ये डायग्राम इस तरह का है। अब इस टोटल का कॉम्प्रेसिव फोर्स एक रिजल्टेंट यहाँ पे आ रहा होगा ना, ये C निकाला है 0.36 FCK B × XU, और डिस्टेंस कितने पे एक्ट करेगा ये 0.42 टाइम्स ऑफ एक्स। बस ये याद रखना है। और नीचे क्या डायग्राम बन जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस में 0.87 टाइम्स ऑफ Fy। दिस इज योर डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। स्टील की क्या है डिजाइन स्ट्रेंथ। ये बन गया आपका क्या स्ट्रेस डायग्राम। क्लियर है? इज इट क्लियर? यस सर। चलिए, तो ये आपका पार्ट खत्म हो गया। देन उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालते हैं। तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो आप निकालते हो वो मैंने बता दिया था, XU से डिनोट करते हैं उसको। किससे डिनोट करते हैं? XU से। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स। मैंने बताया था इन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन टू कैलकुलेट द एक्चुअल डेप्थ और अल्टीमेट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, द टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स इज इक्वल शुड बी इक्वल टू द टोटल टेंसाइल फोर्स। तो कॉम्प्रेसिव फोर्स को टेंसाइल फोर्स के इक्वल कर सकते हो। कॉम्प्रेसिव फोर्स कितना निकला है 0.36 FCK B × XU which is equal to टेंसाइल फोर्स 0.87 Fy टाइम्स ऑफ AST। AST क्या हो गया एरिया, उसको स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर दिया, फोर्स बन गया। टेंशन साइड से तो कितना आसान है, देख रहे हो 0.87 टाइम Fy तो स्ट्रेस है, एरिया ऑफ स्टील से मल्टीप्लाई कर दिया, टेंशन फोर्स बन गया। तो कॉम्प्रेसिव फोर्स पे क्यों क्रिटिकल सिचुएशन बनी, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर और पैराबोलिक दोनों है। तो दोनों की अलग अलग CG निकाली, उसका एक रिजल्टेंट हमने निकाला। ठीक है, ये डेरिवेशन आपके इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं। इंटरव्यू में बोल रहा हूँ, ठीक है। इंटरव्यू में क्या होता है, पूछते क्यों है, क्योंकि इससे आपका समझ में आ जाता है कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी क्लियर है सब्जेक्ट को लेकर। क्योंकि ये अगर आपने बता दिया ना कि ये ऐसे ऐसे आया है, ये सारे क्लियर है कॉन्सेप्ट A/B, क्योंकि बच्चों को तुम मैक्सिमम 70% बच्चा देख लो जो सिविल इंजीनियरिंग करके निकला है, उनको ये सब नहीं पता होता। वो बस डायरेक्टली ये पता होता है कि 0.36 टाइम्स ऑफ FCQ ये आता है, ठीक है, ये आता होगा। ये कैसे आता है ये नहीं पता होगा। सेम हमने 0.53D, 0.46D और 0.48D को भी हमने डराइव कर लिया था स्ट्रेट डायग्राम से, ठीक है। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अब मैं क्या काम करूँगा कि ये जो मेरा पार्ट है, अब इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और देख लेता हूँ, और अंडर इन्फोर्स्ड और बैलेंस एक्शन और ओवर इन्फोर्स्ड का भी बस एक बार देख लेते हैं, और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन के पूरे कॉन्सेप्ट हमारे खत्म हो चुके हैं। वर्किंग स्ट्रेस पूरा हमारा खत्म हो चुका था। जो मेरे बाकी के जो लेक्चर नंबर 12 से लेकर लेक्चर नंबर 20 तक इनके पूरे न्यूमेरिकल्स हैं उसमें 50-50 मिनट्स के, जो मैंने एक दो शेयर किए थे। उसके बाद मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हो, ठीक है। मैं उसको शेयर कर दूंगा लेक्चर नंबर 20। अब क्योंकि वी आर हैविंग अ टाइम कॉन्स्टेंट, टाइम हमारे पास है नहीं, यूनिट 2 भी मुझे टच करनी है। तो यूनिट 2 करने के लिए शेयर रिइंफोर्समेंट स्टार्ट करूंगा, 6 लेक्चर्स में यूनिट 2 खत्म हो जाएगी। तो ये मैंने इतना करा दिया। बाकी आप अपने होम असाइनमेंट में काम करके उसको समझो, वीडियो को मैं ही पढ़ा रहा हूँ, उसको देखो, नोट्स बनाइए। देन उसके बाद आप आइए और यूनिट 1 आप अपनी खत्म करिए। देन यूनिट 2 मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर यूनिट 3 भी स्टार्ट करके खत्म कर दूंगा। तो आपका यूनिट 2 और 3 भी आएगा और पहले का LSM आएगा। क्लियर? क्लियर है? यस सर। हमारे पास लास्ट में टाइम मिलेगा तो हम उसको एक बार और डिस्कस कर लेंगे, वो जो 2 लेक्चर्स के अंदर, जो लेक्चर 13 से लेके लेक्चर 20 तक जो लेक्चर मैंने फ्लोट किए हैं। क्लियर है? तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैन बी फाइंड आउट बाय टोटल कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स। तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स होता है 0.36 FCK B × XU which is equal to टेंसाइल फोर्स 0.87 Fy टाइम्स ऑफ AST। याद ऐसे रखते हैं, स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस इनटू एरिया से फोर्स बनता है हमारा। क्लियर है? तो हमेशा दिमाग में बस फिगर रखना है और स्ट्रेस इनटू एरिया करते जाना है, बात खत्म, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सब कुछ अपने आप आता जाएगा। स्ट्रेस
पता ही है आपको, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, Yes. डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील 0.87 टाइम्स ऑफ Fy कैसे आया था, ये भी मैंने डायरेक्ट बनाया था, Yes, sir. Fy डिवाइडेड बाय 1.15, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.15 इज 0.87, तो 0.87 टाइम्स ऑफ Fy लिख दिया मैंने। सेम विद कंक्रीट के केस में मैंने क्या बताया था, 0.67 टाइम्स FCK इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ व्हिच कैन बी कंसीडर्ड फॉर योर डिजाइन पर्पस, तो डिवाइडेड बाय इसका पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 1.5, तो 0.67 डिवाइडेड बाय 1.5 इज 0.45, तो 0.45 FCK। इज इट क्लियर? क्लियर? तो यहाँ पे आपका ये खत्म हो गया, तो ये आपका टोटल कंप्रेसिव फोर्स हाँ इज इक्वल टू AST। अब यहाँ से एक्चुअल डेप्थ निकालनी है, XU निकालना है, तो ये निकालना है हमारे को, तो निकाल दो, डिवाइड कर दो, तो देयरफॉर XU इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.87 टाइम्स Fy इनटू AST डिवाइडेड बाय 0.36 FCK इनटू B। यस और नो? तो दिस इज द अल्टीमेट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल लिमिटिंग निकाल दिया था हमने, एक्चुअल लिमिटिंग वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन आवर लेक्चर नंबर 21। वहां से हमारा KD होता है, K होता है 0.53D, 0.48D, 0.46D। किस किस के लिए? 250 के लिए, 415, 500 के लिए। क्लियर है? इज इट क्लियर? नाउ यहाँ का आपका लेक्चर इसका मैंने खत्म करा दिया। नाउ इसके बेसिस पे मैंने आपको एक बार और बता दिया था, फिर से मैं बता देता हूँ। अब आपने ये कर लिया, XU निकाल दिया, XU लिमिटिंग निकाल दिया, क्लियर? XU निकाल दिया और XU लिमिटिंग निकाल दिया। देन उसके बाद आपने क्या करना है, कंपेयर करोगे। थर्ड स्टेप इज योर कंपेयर XU और XU लिमिटिंग। कंपेयर कैसे करते हैं? मान लो XU की वैल्यू आई है 155 mm, क्यों आई है? डेप्थ है ना ये सब, तो इसकी वैल्यू आई है 173 mm, तो XU की वैल्यू क्या है? कम है 173 mm से, तो कैसा सेक्शन बनेगा भाई? XU की वैल्यू है 155 mm, XU लिमिटिंग की वैल्यू 173 mm, कैसा सेक्शन बनेगा? अंडर इनफोर्स सेक्शन बनेगा। कौन सा सेक्शन बनेगा? अंडर इनफोर्स सेक्शन बनेगा। कैसे बनेगा अंडर इनफोर्स? क्योंकि अंडर इनफोर्स में XU इज लेस देन XU लिमिटिंग होता है। क्लियर है? उसमें देखा था हमने XA इज लेस देन XC था ना वहां पे वर्किंग स्ट्रेस में। XA इज एक्चुअल डेप्थ, यहाँ पे भी एक्चुअल डेप्थ है XU अल्टीमेट डेप्थ जो की है, वहां पे XU लिमिट, यहाँ पे XU लिमिटिंग है, लिमिटिंग वहां पे क्रिटिकल डेप्थ थी। सर इसको मतलब माइंड में क्रिटिकल लेकर चल सकते हैं ना, एक्चुअली लिमिटिंग ले सकते हो क्रिटिकल, बट लिखोगे लिमिटिंग, क्योंकि लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन है, वहां पे हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड था, तो वहां पे हम क्रिटिकल डेप्थ और बैलेंस सेक्शन तो यहाँ पे भी बोलेंगे इसको हम, पर यहाँ पे आप इसको क्या लिखोगे? माइंड में ले लो, माइंड में तो कोई भी कुछ भी ले सकता है, माइंड में क्या दिक्कत है, लिखने में नहीं आना चाहिए, लिखने में आपको एक्चुअल लिमिटिंग ही आएगा। तो ये आपका कैसा बन जाएगा? अब अगर XU की वैल्यू XU की वैल्यू XU लिमिटिंग से कम है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जब भी आप लिखोगे वो क्या होता है? फोर्स इनटू लिवर आर्म। ठीक है, तो फोर्स इनटू लिवर आर्म, फोर्स मतलब कंप्रेसिव फोर्स 0.36 FCK B इनटू XU, ये तो हो गया क्या? फोर्स इनटू लिवर आर्म D माइनस 0.42 टाइम्स ऑफ XU। कितना होगा लिवर आर्म? लिवर आर्म कितना होगा? ये डायग्राम था ना आपको, 0.87 Fy, दिस इज योर 0.45 FCK। जो टोटल कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करेगा वो कहां पे एक्ट करेगा? एट अ डिस्टेंस ऑफ व्हाट? 0.42 टाइम्स ऑफ XU। ये है आपका टोटल टेंसाइल फोर्स, ये क्या है? टेंसाइल फोर्स। ये है आपका कंप्रेसिव फोर्स। लिवर आर्म क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेसिव फोर्स टू द टेंसाइल फोर्स। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेसिव फोर्स टू द टेंसाइल फोर्स। तो कंप्रेसिव फोर्स कहां पे है? यहाँ। टेंसाइल फोर्स यहाँ, और ये कंप्रेसिव फोर्स ऊपर से कितने पे एक्ट कर रहा है? 0.42 टाइम्स ऑफ XU। और जो विड्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर मैं बनाऊं इसका, तो कैसा बनेगा? यहां से लेके टेंशन के यहां तक ये क्या होता है? D। तो ये पोर्शन कितना बच गया?
ये लेवर आर्म कितना बच गया? दिस इज योर लेवर आर्म, हाँ D minus 0.42x. डी माइनस 0.42x। अरे भाई यहाँ से लेके यहाँ तक है आपका डी, ठीक है, Yes sir. ये है 0.42xu। मैं बोलता हूँ लेवर आर्म वो होता है जो कि कॉम्प्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स के बीच का डिस्टेंस होता है। Yes sir. तो ये है कॉम्प्रेसिव फोर्स, ये है टेंसाइल फोर्स। तो लेवर आर्म क्या हो जाएगा? डी में से इतना हटा देंगे, Yes. क्लियर? तो ये आपका क्या बन गया? लेवर आर्म। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना बन गया? 0.36 FC के B into XU into D minus 0.42 XU। क्लियर है? अब अंडर रिइंफोर्स सेक्शन होगा तो मेरा पर्पस ये बताने का कि जो अंडर रिइंफोर्स सेक्शन होगा ना, तो जहाँ पे XU आएगा वहाँ पे आप XU ही यूज करेंगे, अल्टीमेट डेप्थ ही यूज करेंगे। क्लियर है? जब हम बैलेंस सेक्शन के लिए भी डिजाइन करते हैं ना, तो XU जब अगर अंडर रिइंफोर्स सेक्शन दिख रहा है मुझे कि अंडर रिइंफोर्स सेक्शन बन रहा है, तो आप XU जहाँ पे होगा, या फिर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मान लो डायरेक्टली क्वेश्चन बोल दिया कि इसको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो। अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि XU लूँ या फिर XU लिमिटिंग लूँ। मैंने बताया कि अंडर रिइंफोर्स सेक्शन में XU जहाँ पे होगा वहाँ पे XU ही लेना है, ठीक है। अब मैं अगर बात करता हूँ इसकी वैल्यू 155 mm की वैल्यू 155 mm के बराबर होती तो कितना होता, क्या बनता? बैलेंस सेक्शन या फिर लिमिटिंग सेक्शन। तो लिमिटिंग सेक्शन तब उसमें कॉम्प्रेशन साइड से फॉर्मूला सेम ही रहता, बस यहाँ पे XU की जगह मैं क्या लिखता? XU लिमिटिंग, ठीक है। लिखता ये होगी तो डेप्थ सेम ही 155 ही होगी, दोनों की सेम होगी सर। भाई बराबर आएगी ना वो तो, Yes, sir. पर लिखोगे फॉर्मूले में क्या? XU लिमिटिंग, ठीक है। थर्ड केस तो आपको पता ही है ओवर रिइंफोर्स सेक्शन का। ओवर रिइंफोर्स सेक्शन मतलब 155 mm की वैल्यू, मतलब 155 mm ज्यादा है किससे? 130 mm से। मतलब ये है आपका XU, ये है आपका XU लिमिटिंग। मतलब XU की वैल्यू आ रही है 155 mm, लिमिटिंग की आ रही है 130। तो इस केस में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मान लो फॉर्मूला यही है, ठीक है। तो क्या यूज करोगे? XU लिमिटिंग। XU जो एक्सीड वैल्यू है XU वाली 155, ये तो हमारे को अडॉप्ट ही नहीं कर सकते ना। नहीं सर, वो नहीं बता देना टेंशन रिइंफोर्समेंट टेंसर का सर वो हो जाता है यहाँ पे इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो 155 ही आएगा यहाँ पे, Yes, sir. ये आएगा यहाँ पे, Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ पे आएगा तो फेल यहीं पे होगा, तो यहाँ पे फेल कराना नहीं है। इसलिए वो ले तो इसीलिए हमेशा XU की वैल्यू को XU लिमिटिंग लेते हैं। तो फॉर्मूला समझ में आ गया। बस अंडर रिइंफोर्स सेक्शन के लिए XU जहाँ पे होगा वहाँ XU यूज करेंगे, लिमिटिंग के लिए और ओवर रिइंफोर्स सेक्शन के लिए XU जहाँ पे भी होगा उसको XU लिमिटिंग से रिप्लेस कर देंगे। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्लियर हो गया, लेवर आर्म क्लियर हो गया, ये आपका सिंगली रिइंफोर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, ठीक है। इसके बेस पे न्यूमेरिकल करना, मैं डिजाइन क्वेश्चन दे दूंगा। डब्ल्यू के भी इसी तरह होगा, बस एक और एरिया ऑफ स्टील निकल जाएगा उसमें भी सिंपल। जैसे उसमें क्या होता है, एरिया ऑफ स्टील ऊपर डाल देंगे, तो वहां पे जो फोर्थ अजम्पशन है जो कि IS 456-2000 में दिया हुआ है, मैंने बोला था स्ट्रेसेस इन रिइंफोर्समेंट आर डराइव्ड फ्रॉम स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फ्रॉम द फिगर नंबर पर्टिकुलर ऑफ द IS कोड बुक। सर उसमें B into XU रहेगा ना? इसमें ये 0.36 FC के B into XU, यस ये होगा, सही ये होगा, सही है। होगा नहीं होगा? ये तो हम डराइव भी करा था अभी। विड्थ देखो, विड्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन ये रहा, XU ये रहा, उसका स्ट्रेच डायग्राम था ऊपर 0.45 FC के, वो वहां पे हमने दोनों को ऐड कर दिया था 0.192 FC के प्लस 0.171, तो दोनों आ गया था कितना? 0.36 FC के। ये डराइव कर दिया हमने पूरा, क्लियर है, ठीक है। अब मैंने डिस्कस करना है न्यूमेरिकल्स, तो अब आप लोग ही करोगे। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, क्या? यूनिट 2, ठीक है। अब इसके अंदर आपका लिमिट स्टेट मेथड और डिजाइन के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। सेम, हाँ मैं बता रहा था आपको कि डबली रिइंफोर्स बीम कब प्रोवाइड करते हैं, वही डबली रिइंफोर्स बीम तब प्रोवाइड करते हैं जब आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर बैलेंस सेक्शन और लिमिटिंग सेक्शन की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, और जो बेंडिंग मोमेंट एक्ट कर रहा होगा उस बीम पे वो ज्यादा होगा। तब उस केस में ओवर रिइंफोर्स सेक्शन प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम डबली रिइंफोर्स पे जाएंगे। डबली रिइंफोर्स पे जो हम जाएंगे तो जो हमारा फेलियर भी मिलता है वो डक्टाइल फेलियर मिलता है, ब्रिटल फेलियर नहीं मिलता है। ओवर रिइंफोर्समेंट में अनइकोनॉमिकल होता है और हमारा फेलियर भी मिलता है ब्रिटल फेलियर। तो अनइकोनॉमिकल डिजाइंस आर नॉट एक्सेप्टेबल फॉर कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा? ओवर रिइंफोर्स में क्या होता है मुझे बताइए, अगर कोई पूछता है हाँ भाई आपका RCC पड़ी हुई है,
तो आरसीसी में बताइए कि अंडर रीइंफोर्स सेक्शन और ओवर रीइंफोर्स सेक्शन में क्या डिफरेंस है, क्या बताओगे? लेमन लैंग्वेज में नहीं बताना आपको, टेक्निकली लैंग्वेज में बताना। टेक्निकल लैंग्वेज में बताना अंडर रीइंफोर्स सेक्शन में क्या होगा। अब हर बार बच्चे का दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि अंडर रीइंफोर्स सेक्शन मतलब रीइंफोर्समेंट कम है, अंडर रीइंफोर्समेंट मतलब अंडर रीइंफोर्समेंट रीइंफोर्समेंट कम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अंडर रीइंफोर्स सेक्शन ओवर रीइंफोर्समेंट रीइंफोर्समेंट ज़्यादा है, समझ में तो ये आता है ना इनके वर्ड से, बट ये नहीं बताना है आपको। जब भी इंटरव्यू में पूछेंगे तो अंडर रीइंफोर्स सेक्शन वो सेक्शन होता है जहाँ पे आपके स्टील के स्ट्रेसेस पहले पहुँचते हैं, ठीक है, कंक्रीट के स्ट्रेसेस बाद में पहुँचते हैं। तो स्टील के स्ट्रेसेस अपने यील्डिंग होने स्टार्ट हो जाएगी, तो जब स्टील के स्ट्रेसेस की यील्डिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी वही हमारे को कराना है, वही तो कराना है। स्टील ही तो हमारा क्या होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन लेता है, वही तो हमारा क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल होता है। तो स्टील के स्ट्रेसेस पहले पहुंचे, कंक्रीट के स्ट्रेसेस बाद में पहुंचे। अगर कंक्रीट के पहले पहुंच जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, स्ट्रक्चर ही फेल हो जाएगा, तो हमारा रीइंफोर्समेंट का यूटिलाइजेशन जीरो हो जाएगा। आया समझ में? तो ओवर रीइंफोर्समेंट में उल्टा ही होता है। ओवर रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, जो स्टील के स्ट्रेसेस होते हैं वो बाद में आते हैं, कंक्रीट के स्ट्रेसेस पहले पहुंच जाते हैं अपने फेलियर तक। और कंक्रीट इज अ ब्रिटल मटेरियल, तो कंक्रीट के स्ट्रेसेस पहले पहुंच जाएंगे तो कंक्रीट पहले ही फेल हो जाएगा, स्ट्रक्चर पहले ही कोलैप्स हो जाएगा। जो हमने सरिया डाला है, जो रीइंफोर्समेंट डाला है, वो हमारा यूज ही नहीं हो पाएगा। आया समझ में? क्लियर? तो अंडर रीइंफोर्स सेक्शन और ओवर रीइंफोर्स सेक्शन में ये डिफरेंस है। डबली रीइंफोर्स कैसे प्रोवाइड करते हैं? दो कंडीशन होती है, या तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और बैलेंस सेक्शन की, या फिर लिमिटिंग सेक्शन की वैल्यू कम होती है एज कम्पेयर टू योर बेंडिंग मोमेंट जो कि आ रहा है, और दूसरी जब व्हेन योर विड्थ और डेप्थ ऑफ द बीम इज रेस्ट्रिक्टेड और फिक्स्ड। दोनों कंडीशन में डबली रीइंफोर्समेंट पे आप जाओगे। मतलब अगर आपको डेप्थ नहीं बढ़ानी है सेक्शन की, डेप्थ फिक्स ही रखनी है, समझ में आ रहा है इसका क्या मतलब है? डेप्थ फिक्स ही रखनी है। किसी क्लाइंट ने बोला एज यू आर अ स्ट्रक्चरल डिजाइन इंजीनियर, आपको बोला कि भाई मुझे 700 mm से ज़्यादा डेप्थ नहीं बढ़ानी, तब आप ऐसा थोड़ी है कि ज़बरदस्ती बोलोगे कि, तो डिज़ाइन कैसे करोगे उसको? डबली रीइंफोर्स की जैसे विड्थ और वो रेस्ट्रिक्ट हो गई, ठीक है ना, सेक्शन आपका रेस्ट्रिक्ट हो गया, तो ये आपका हो गया। देन उसके अंदर स्ट्रेसेस आते हैं कॉम्प्रेशन साइड में भी, जो आपका डबली रीइंफोर्स बीम में टेंशन साइड में तो स्ट्रेसेस नहीं स्टील होगा ही, और कंप्रेशन साइड भी स्टील होगा। क्लियर है? ये एएसटी बोलता हूँ, उसको क्या बोलता हूँ ऊपर? एएससी, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेसेस निकलेंगे स्टील एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील, उसको मैं डिनोट करता हूँ एफएससी से। किससे डिनोट करता हूँ? स्ट्रेसेस मतलब एफएससी, स्ट्रेसेस इन स्टील एट द कंप्रेशन साइड, ठीक है। यहाँ पे जो लिखेंगे जो उस दिन हमने पढ़ा था वर्किंग स्ट्रेस में डबली का, तो उसी से एनालॉजी है। तो इसकी जो इक्वेशन हो जाएगी स्टार्टिंग का, तो C1 वाला पार्ट तो सेम रहेगा, C2 वाला पार्ट और जुड़ जाएगा, ठीक है ना, C2 वाला पार्ट और जाएगा, उसकी लिवर आर्म भी जुड़ जाएगी, ऊपर DC होगी तो D माइनस DC हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। क्लियर है? D और DC में तो कोई अंतर नहीं है, वर्किंग स्ट्रेस उसमें भी सेम ही होगा। क्लियर है? तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, C1 फोर्स तो हो जाएगा 0.36 FC के B इंटू XU इंटू लिवर आर्म कितनी हो जाएगी, D माइनस 0.42 XU प्लस FSC माइनस 0.45 टाइम्स ऑफ FC के इंटू ASC। क्या फैक्टर ऐड हो जाएगा? यहाँ पे लिख दूं मैं, डबली का बता दूं एक बार, डबली का देखो FSC माइनस 0.45 टाइम्स FC के ब्रैकेट में इंटू ASC। ये तो हो गया आपका क्या, स्टील के कारण ये तो स्ट्रेसेस हो गए, ये एरिया हो गया, ये हो गया टोटल इस लेवल पे जो फोर्स आ रहा होगा, है ना। क्लियर? वीडियो में देखोगे एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, समझ में आ जाएगा। अभी भी आपको समझ में आ रहा होगा क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। एएससी इनटू लिवर आर्म कितना होगा, डी माइनस डीसी ऊपर कवर वाला, तो ये पार्ट हो जाएगा टोटल क्या, C2 फोर्स, और C1 फोर्स तो आपका वो हो गई 0.36 FC के B इंटू XU इंटू D माइनस 0.42 XU प्लस ये वाला पार्ट इज इक्वल टू टेंसाइल साइड से तो 0.87 FI टाइम्स AST है, समझ में आ रहा है ना। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू T डबली रीइंफोर्समेंट में। क्लियर है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी निकालना है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सिंपल ये इनटू ये, मतलब कंप्रेशन साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, इसी में ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ही लिखा है बेसिकली मैंने,
लेबर आर्म से मल्टीप्लाई कर दिया ना फोर्स को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ, मतलब है तो ये C1 ही दिखाया है बट मैंने उसको ज्वाइन करते हुए दिखा दिया। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है फोर्स इनटू लेबर आर्म। तो यहाँ पे दो फोर्स होंगे, एक तो इस वाले स्टील के भी होंगे, एक टोटल वैसा वाला भी होगा, सही है। तो C1 और C2 मान लो इसको भी, तो फोर्स ये C1 वाला इनटू लेबर आर्म, जिसकी लेबर आर्म होगी d - 0.42 XU1 की, दूसरे की d - dc, तो इसका फोर्स क्या होगा FSC माइनस 0.45 FC इनटू ASC। अब मेन चैलेंज क्या आता है डबली रीइंफोर्स बीम में, इस FSC को कैलकुलेट करना। किसको? इस FSC को कैलकुलेट करना। देखो 0.45 FC के ASC D DC सब पता होगा ना, सिंपल है ये तो पता होगा। यस, एक FSC आएगा। FSC क्या है? स्ट्रेसेस इन कंप्रेशन स्टील एट द लोकेशन ऑफ स्टील, मतलब जो कंप्रेशन साइड में जो स्टील है, स्ट्रेसेस एट द लोकेशन ऑफ कंप्रेशन स्टील। FSC मतलब लिख लो यहाँ पे एक सिग्निफिकेंस डब्ल्यू का नोट डाल के, FSC जो होता है वर्ड स्ट्रेसेस एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील। ये स्ट्रेसेस की वैल्यू IS कोड बुक से देखनी पड़ेगी, असम्पशन नंबर 4 जो कहता है कि स्ट्रेसेस इन रीइंफोर्समेंट इन कंप्रेशन साइड आर डराइव होंगे फ्रॉम स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप व्हिच इज गिवन इन IS कोड बुक। तो उसमें क्या होगा, एक डायग्राम दिया होगा ऐसा, अलग अलग रीइंफोर्समेंट के लिए, ठीक है, दिया हुआ है ऐसा कुछ डायग्राम। तो यहाँ पे वैल्यू होगी, कुछ वैल्यू होगी, तो उसके बेसिस पे आपको निकालना पड़ेगा कितनी वैल्यू आ रही है। बट वो कभी डायग्राम क्लियर होता नहीं है, दिखता नहीं है, कभी समझ में नहीं आता। तो मैं आपको एक क्लू बताऊंगा कि भाई अगर आपका FE 415 ग्रेड ऑफ स्टील बोल रहा है क्वेश्चन में, तो FSC की वैल्यू 350 न्यूटन पर mm² से अज्यूम करना स्टार्ट कर दें। क्या बोला मैंने? अगर FE 415 ग्रेड ऑफ स्टील है तो FSC की वैल्यू अज्यूम करना है, फिर चेक भी करना है इसको कि सही जो हमने अज्यूम किया वो सही आ रही नहीं आ रही है। वो वीडियोस में सब कुछ दिया हुआ है मैंने, ठीक है, देख लेना। FSC की वैल्यू कितनी बोली अज्यूम करने के लिए? 350 न्यूटन पर mm², यहाँ से अज्यूम करना, क्लियर। और FE 500 अगर आया है क्वेश्चन में तो FSC की वैल्यू स्टार्ट कर देना 415 न्यूटन पर mm² से। ये अप्रोक्सीमेशन क्यों है? क्योंकि जब एक्सपीरियंस के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया गया है, जब FSC ग्रेड 500 होता है तो जो FSC की वैल्यू जो स्टील से देखते हैं वो इसके आसपास ही आती है, 415 के आसपास, क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर नहीं भी दिया होगा, नहीं देख पा रहे हो, तो अज्यूम करके लिख देना बस डायरेक्टली, अज्यूमिंग FSC इज इक्वल टू इतना डाल दो, क्लियर। बाकी उसमें दिया हुआ। तो डबली रीइंफोर्समेंट में यही था बस, सिंपल। सिंगली हो गया, नहीं डबली भी तो हो गया ये डबली का पार्ट है। तीसरा एक और आता है फ्लेंज्ड बीम्स। फ्लेंज्ड बीम्स होती हैं आपकी टी बीम्स और एल बीम्स। टी बीम्स क्या होती हैं? टी बीम कहाँ पे मिल रही है देखने को आपको? मिल रही है यहाँ पे, ये देखो टी बीम कैसे मिलेगी। ये मान लो बीम है, प्राइमरी बीम है, मेन बीम जा रही है, एक बीम और ऐसे बीच में से जा रही होती है, तो टी बीम बन जाती है। जो स्लैब का ऊपर का पोर्शन है और जो बीम का ऊपर का पोर्शन है कंप्रेशन साइड का, जो बीम का कंप्रेशन साइड का पोर्शन होता है ना, और जो स्लैब है, ठीक है, ऊपर जो स्लैब है वो आपस में मोनोलिथिक कास्ट हो रही है अगर, ठीक है, इस तरह का भी तो बीम बनेगा। ये मान लो प्राइमरी बीम है, ये वाली बीम, और यहां से एक और बीम जा रही होती मान लो, तो ये पोर्शन क्या बन गया था? टी बीम। टी बन रहा है। एल बीम कहां पे बनेगा? कॉर्नर पे। वेरी नाइस, कॉर्नर पे एल बीम। ये प्राइमरी बीम, ये दूसरी सेकेंडरी बीम। तो ये जो पोर्शन बन रहा है आपका, दिस इज योर एल बीम। इंटरव्यू में पूछते हैं, बताइए कि टी बीम का एग्जांपल क्या है, टी बीम कैसे बनेगी, बता देना। प्राइमरी बीम जा रही है, उसके कोरस्पॉन्डेंस में परपेंडिकुलर पे एक और बीम जा रही है, सेकेंडरी बीम जारी होगी, तो वो टी बीम का सेक्शन बनेगा। कॉर्नर्स पे जो भी हमारे बीम्स मिलते हैं, मीट करते हैं, वो एल बीम बनते हैं। तो टी बीम की एनालिसिस जो भी होगी सेम उसका हाफ कर दोगे, एल बीम की एनालिसिस हो जाएगी। तो इसमें एक फैक्टर आता है, वो भी मैंने वीडियोस में शेयर कर रखा है। क्या है वो? इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज, ठीक है, BF, ठीक है। इसको भी बता देता हूँ, फिर मैं खत्म ही करता हूँ, और कल से हम अपना स्ट्रेस वाली यूनिटी स्टार्ट करेंगे। सिंगली खत्म हो गया, समझ में आ रहा है? देखो यस सर। अब इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। पहला मैंने आपका बेस फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करा दिया, उसके बाद आपको डबली में दिक्कत हुई, आपको सिंगली में दिक्कत हुई, लिमिट स्टेट के सिंगली डबली में दिक्कत हुई नहीं हुई ना? क्यों नहीं दिक्कत हुई? क्योंकि आप पहले समझ चुके हो।
अब एक बार समझ चुके हो तो फिर तो बार बार थोड़ी बताना है स्ट्रेस इनटू एरिया, फोर्स, मोमेंट, लेबर आर्म कैसे निकल रहा है ये। तो यही तो मेन था मेरा टारगेट। तभी मैं, अगर सेशनल पॉइंट ऑफ व्यू का हमारा कंस्ट्रेंट नहीं होता तो मैं इसी को 20 लेक्चर तक और लेके जाता, पूरे न्यूमेरिकल भी करा था और वो भी करा था। बट मैं 20 तक जाता तो होता क्या, हुई है पहली यूनिटी। समझ में आ रहा है? तो वो पर्पस को अवॉइड करने के लिए मैं यूनिट 2 स्टार्ट कर दूंगा कल से, जिसमें 5 लेक्चर लूंगा। यूनिट 2 शेयर रिइंफोर्समेंट खत्म हो जाएगा। शेयर रिइंफोर्समेंट है ही क्या, जो बीम आपने डिजाइन कर दी तो उसके स्ट्रप्स ही तो डिजाइन करने हैं बेसिकली। समझ में आ रहा है? स्ट्रप्स जो शेयर फोर्स को कैरी करेगा, शेयर फोर्स को जो स्ट्रप्स कैरी करेगा उसको आपको क्या करना है, डिजाइन करना है। तो मैं आपको एक पैरामीटर बता रहा था, और मैं आपको बता रहा था ये टीवी में एक पोर्शन आता है इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज का। 2 केस बनते हैं इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज के। एक होता है आपका, जैसे ये है, ये आपका टीवी में